भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तैयार करता है, निर्धारित करता है उसे, जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उसकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। इसके कार्य क्या हैं संविधान के? राजनीतिक समुदाय की सीमाओं को घोषित और परिभाषित करना, राजनीतिक समुदायों की प्रकृति और अधिकार को घोषित और परिभाषित करना, एक राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा करना और उन्हें परिभाषित करना, सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएं स्थापित करना, सरकार या उपसरकार, उपराज्य, सरकार या उपराज्य, उपराज्य यानी राज्यों के, सरकार या उपराज्य समुदायों के विभिन्न स्तरों के बीच में शक्ति का वितरण करना। राज्य का मतलब जो है वो हमारे पूरे एक देश से होता है, ठीक है। सरकार या उपराज्य समुदायों के विभिन्न स्तरों के बीच में शक्ति का वितरण करना, राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान घोषित करना, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना। भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत प्रतिबंधित किया गया। इसके तहत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यक कर दिया गया। संशोधन अधिनियम बंदोबस्त कानून 1781 के संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही कंपनी के लोक सेवकों द्वारा अपने कार्यालय में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और न्यायालय द्वारा हिंदू और मुस्लिम उनके निजी कानूनों के हिसाब से मामले तय करने की व्यवस्था की गई। न्यायालय को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करने का अधिकार था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या कहते हैं, रैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। कंपनी के वाणिज्यिक मामलों का प्रबंध करने के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी गई। राजनीतिक मामलों को प्रबंध करने के लिए नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया और ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई। ठीक है, 1884 पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रण बोर्ड को क्या किया गया कि भैया आपका जो नागरिक है, सैन्य है और राजस्व रिलेटेड मामले किसको दोगे? नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण का। चार्टर अधिनियम 1813, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अपवाद, चाय का व्यापार और चीन के साथ में व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। कर लगाने के लिए स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या होता है? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल GGI बन गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ, इसी में कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी, यानी प्रशासनिक निकाय हो गई अब इसने कॉमर्शियल काम को छोड़ दिया, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही थी केवल ये। ठीक, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। इसमें प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। नागरिक और सैन्य शक्तियाँ गवर्नर जनरल देखेंगे। ब्रिटिश भारत की जो अन्य विधायी शक्तियाँ थी, लेजिस्लेटिव पावर जो थी जितनी भी, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को दी गई। और कंपनी जो थी वो अब क्या, प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी 1833। अब 1833 में हम केंद्रीकरण हो गया पूरी तरीके से। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
चार्टर अधिनियम 1853। भारत का गवर्नर जनरल जीजीआई की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद नाम दिया गया, जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। ठीक, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, तो एक नई विधान परिषद बन चुकी है गवर्नर जनरल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे जिसे हम, गवर्नर जनरल की। और इसको मतलब उसमें 6 सदस्य जो है वो क्या किए गए, जोड़े गए इसमें, और जो कि बिल्कुल ब्रिटिश में जैसे संसद काम करती थी इसी तरीके से यहाँ पे मिनी संसद बन गई उसी की। भारतीयों के लिए भी भारतीय सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई और इसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति में जब मैकाले समिति नियुक्त की गई किसके लिए, कि खुली प्रतियोगिता हो। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। हमें 53 ही याद रखना है कि मैकाले समिति के अध्यक्षता में जो खुली प्रतियोगिता प्रणाली थी उसकी व्यवस्था की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। 6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, और जो कि कहाँ से आया था स्थानीय प्रतिनिधित्व, 4 सदस्यों में मतलब 6 सदस्यों में से 4 कहाँ से आए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। भारत में क्राउन रूल 1858 से 1947, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या होता है, अब क्राउन रूल आ गया है। क्यों आया, 1857 की क्रांति के बाद में एकदम से जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी पावर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा छीन लिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने पावर वो भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल यानी जीजीआई अब क्या बन गया, वायसराय के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, भारत का वायसराय पदनाम दिया गया इसे। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और यही लास्ट जीजीआई थे। भारत का गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि, भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो किसके प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके द्वैध प्रणाली की स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों ही बॉडी समाप्त हो गई थी, और अब न्यू बॉडी जो आती है वो कौन आती है, राज्य सचिव। जो न्यू बॉडी आती है वो आती है राज्य सचिव। पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव एक नया पद जो सृजन किया है उसी की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद नाम देंगे इसे, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम, अब ये भारतीय परिषद का गठन कर दिया गया है। अब ये अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसरॉय द्वारा विधान परिषद में भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए व्यवस्था की गई। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया। पहले थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इसका मतलब है कि बम्बई जो इनकी शक्ति छीन ली गई थी 1773 में, जूनियर बन गए थे ये लोग, और 1833 में बिल्कुल इनकी शक्तियां तो बिल्कुल ही गवर्नर जनरल में पूरे भारत की शक्तियां निहित हो गई थी। लेकिन अब क्या किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जा रही है। बम्बई और मद्रास की शक्तियों को फिर से उनकी शक्तियों को वापस कर दिया गया कि आप अपने लिए कानून बना सकते हैं। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए, बंगाल जैसे कि ये बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। वायसरॉय द्वारा परिषद के लिए नियम और आदेश बनाए जाएंगे। वायसरॉय जो है वही इन भारतीय परिषद के लिए नियम बनाएगा, उनके लिए कानून बनाएगा, आदेश बनाएगा। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है एक से ज़्यादा
हेड नहीं होंगे, जैसे 2-3 कमेटी हैं उनका एक ही हेड हो रहा है, 2-3 बॉडियों का एक ही हेड, तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। वॉइसरॉय को आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। अध्यादेश जारी कर सकते हैं वो यदि इमरजेंसी है तो, इमरजेंसी प्रोविज़न में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। क्या क्या हुआ था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो लॉर्ड कैनिंग था उसको 3 भारतीयों को नामित किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने, किस चीज़ में? भारतीय परिषद में। कौन कौन थे? राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव, 1861 में। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, नई विधान परिषदों की स्थापना की। कहाँ पर? नई विधानसभाएं बनाई, वो विधान परिषदें बनाई कहाँ? बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में। उसके बाद में नियम और आदेश बनाए जाएंगे किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। और परिषद के लिए वायसराय द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, किसके लिए? आपातकाल में 6 महीने के लिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधान परिषदें बजट और पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय विधान परिषद, वही भारतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्य किस किस में? बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में और केंद्रीय विधान परिषद में। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियाँ थी। यानी कहाँ कहाँ से लोग लिए गए थे? तो जो गैर सदस्य भारतीय थे, जो भारतीय थे गैर सदस्य, वो थे कौन कौन थे? कहाँ कहाँ से लिए गए थे? जिला परिषद से लिए गए थे, नगरपालिका से लिए गए थे, जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ से लिए गए थे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लिए गए थे। 4 जगहों से गैर सरकारी सदस्यों को लिया गया। किसमें? प्रांतीय परिषद में। ठीक है, सिफारिशों पर गैर कार्यकारी। उसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। उसको मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कैबिनेट और सेक्रेटरी थे ये वहाँ के, इसलिए। केंद्रीय परिषद में एक तो सचिव थे, मॉर्ले जो थे वो सचिव थे, और वायसराय कौन था? ये मिंटो जो है वो वायसराय था। केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 हो गई अब। ठीक है, केंद्रीय परिषद जो चल रही थी भारतीय परिषद, केंद्रीय परिषद, उसमें क्या हो गया? 16 से 60 हो गई जो संख्या थी सदस्य की। और प्रांतीय परिषद में सदस्य संख्या एक समान। हाँ, तो अलग अलग प्रांत थे और अलग अलग, जो छोटा प्रांत था उसमें कम सदस्य होंगे, जो बड़ा प्रांत था उसमें बड़े ज़्यादा सदस्य होंगे। दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं थे। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में किसी भी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान किया गया। और सबसे पहले सदस्य जो थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया। हस्तांतरित प्रांतीय विषय, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित। 2 प्रकार की विषय थे, एक केंद्रीय, एक तो था हस्तांतरित विषय और एक थे आरक्षित विषय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।
और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया कि भैया केंद्रीय कुछ होंगे, जो आरक्षित है वो केंद्र के होंगे और जो हस्तांतरित है वो प्रांतों को हस्तांतरित किए जाएंगे, जैसे कि अभी होता है सेंटर से हमारे स्टेट में जो विषय जो हैं उनका अलग अलग है वो। तो हस्तांतरित विषय, एक तो केंद्रीय विषय तो वो थे जो अच्छे विषय थे वो केंद्र में थे, और जो शिक्षा हो गया, नगर निगम हो गया, जिनमें पैसा खर्च करना है वो किस में थे, हमारे हस्तांतरित विषय थे। तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे ये, मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित किए, गवर्नर के द्वारा शासित किए जाते थे। किसकी परिषद? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे ये, और मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित किया। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका के परिषद के सहायता से शासित किए जाते थे, कि गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके द्वारा परिषद की सहायता से शासित किए जाते। देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदन यानी दो सदन, दो सदन जैसे अभी हैं हमारा लोकसभा और राज्यसभा। तो देश में द्विसदन व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन, वोट। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। वायसरॉय की जो कार्यकारी परिषद थी जिसके द्वारा आरक्षित विषय नहीं, गवर्नर द्वारा अपनी कार्यकारी, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अब क्या है पृथक निर्वाचक? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसे मुस्लिम ही वोट देंगे, ठीक है। और अगर मुस्लिम मतलब कोई भी खड़ा हो और उसे सभी धर्म के लोग वोट दे रहे हैं तो हमारा वो क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव, जो चुनाव होते हैं आजकल के। लेकिन इस समय पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना। संपत्ति के कर के और शिक्षा के, आप कितने आपके पास में प्रॉपर्टी है तभी आप वोट दे सकते हो, कितना कर चुकाते हो तभी आप वोट दे सकते हो। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हो, यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब से हो या नहीं हो, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग थे, अंग्रेज जो थे उनके गुलाम थे एक तरीके से, उन्हीं के कहने पे काम करते थे, क्योंकि इसमें उनकी भी गलती नहीं थी। अंग्रेज़ों ने बनाई पूरी ऐसी व्यवस्था की थी। लोगों को मताधिकार प्रदान करना। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना। वैसे आज हम बहुत लकी हैं कि सबको वोट देने का अवसर मिलता है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग बनाया गया। प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया गया, कि प्रांत के जो बजट अलग हैं प्रोविंस के वो अलग, और जो सेंटर के बजट हैं उनको अलग किया गया। और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियम करने के लिए अधिकृत किया गया, कि आप जो है अपना बजट अधिनियमित कर सकते हो, खुद बना सकते हो। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या होता है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ, यूनियन रिपब्लिक, अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतें एक इकाई के रूप में थी। शक्तियों का 3 सूची में पृथक्करण किया गया। पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 विषय थे, 59 विषय। राज्य सूची के लिए 54 विषय, और समवर्ती यानी दोनों की सूची के लिए 36। अच्छा, एक बात है कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जैसे ये राज्य की सूची है, ये केंद्र की सूची है। जब दोनों इन पर किसी एक विषय पे कानून बना सकते हैं तब उसे समवर्ती सूची कहते हैं, जैसे शिक्षा। अपशिष्ट शक्तियाँ वायसरॉय में निहित किया गया। अपशिष्ट शक्तियों को किसमें? वायसरॉय में निहित किया गया।
अपशिष्ट शक्तियों को, ये क्वेश्चन आया था, अपशिष्ट शक्तियों को वायसरॉय में निहित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे प्रांत में द्वैध शासन लगाया था, यहाँ पे द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। और जो प्रांत थे अब अपने विषय पे स्वतंत्र मतलब बना सकते हैं नियम कानून। प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई। उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई इन द प्रोविंस। केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया गया था। जो केंद्र है उसमें द्वैध शासन को अपनाया गया। प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया, लेकिन केंद्र में अपना लिया द्वैध शासन। और क्या किया गया, संघीय विषयों को, वही दो विषय हैं हमारे, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय, इनमें तोड़ दिया गया। केंद्रीय की अब केंद्र पे भी कितने होंगे, 2 तरीके के विषय होंगे। 11 में से 6 प्रांतों यानी बंगाल, जो कि कौन कौन से हैं, 11 में से 6 प्रांत जो कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बंगाल इधर है, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत यानी यूनियन प्रोविंस में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की विस्तार प्रदान किया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व विस्तार किया गया। भारतीय परिषद को और भी ज़्यादा मतलब विस्तार किया गया है। 1919 में क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन आया था, लेकिन वहाँ पर किसका था कि भाई मुस्लिम को अलग देंगे, हिंदुओं को अलग देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अब औरतों के लिए भी पृथक निर्वाचन लिया है और बच्चों के लिए भी पृथक निर्वाचन लिया है, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन लिया है। इस तरीके से दलित वर्ग, महिलाओं और बच्चों नहीं, श्रमिकों के लिए, बच्चों में तो वोट ही नहीं होता। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय परिषद जो बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। वैसे कब बनाई गई थी भारतीय परिषद, कमेंट सेक्शन में बताना। भारत की मुद्रा और शाख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो वो 1935 के अधिनियम से ही हमारी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी हमारी, 1937 में। इसे याद रखना है, ये कोर्ट वाले चैप्टर में भी है शायद। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अच्छा, 1947 आ चुका है, अब ये लास्ट एक्ट है। ठीक है, क्योंकि इस 1947 के बाद में ना तो कोई एक्ट बना था और कुछ भी नहीं हुआ था, हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र, अपनी मतलब फैसले खुद ले सकता है, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।
ठीक है। स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हमारा जो राज्य है वो कब घोषित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947, अगस्त 1947। इसलिए हम क्या बनाते हैं? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। पाकिस्तान अलग हो गया और भारत क्या हो गया? अलग हो गया, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ। ठीक है। संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया। जो भी सभाएं हैं उनको क्या बोला गया कि आप अपना संविधान बना सकते हैं और उसे अपना सकते हैं। 1947 के तहत भारतीय सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। कोई भारत सचिव नहीं होगा और राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को सभी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को सभी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो लास्ट क्या है कि भारत सचिव जो था उसे हटा दिया गया और राष्ट्रमंडल जो मामले थे उनको राज्य सचिव को स्थानांतरित किए गए। अब है सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों की नियुक्ति, जो नियुक्त किए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स, उनको तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जो आरक्षण मिलता था, किसी भी पद में आरक्षण मिलता था सिविल सर्विस में, उस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब आपको जो पदों में जो प्रमोशन के अंदर आरक्षण मिल रहा है उसको समाप्त कर दिया गया सिविल। इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के राजा से भारत के की उपाधि को समाप्त कर दिया कि अब इंग्लैंड का राजा जो भारत का सम्राट नहीं है। अब क्या होगा? सबसे ऊंचा कानून होगा और कौन सा? संविधान होगा हमारा। गवर्नर जनरल को विधेयकों को स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। गवर्नर जनरल जो है उनको गवर्नर जनरल को विधेयकों, जो उसका विधेयक है जो बनाते हैं, उनको स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर ये क्या है? संविधान के प्रमुख हैं। उस समय ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान के जो प्रमुख थे, संविधान जब हमारा बनना था तो किस किस को? तो भारत के गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नरों को, ठीक है, प्रमुख घोषित किया गया था। संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब आती है संविधान सभा।
अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा। भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन की योजना का प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन की योजना का प्रावधान किया गया। कुल सदस्य थे 389 यानी 389, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, यानी कुछ तो निर्वाचित थे और कुछ क्या थे, अपॉइंटेड थे। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई थी? 296। 11 गवर्नर के प्रांतों से 292 सदस्य, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य, देशी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों, सामान्य या फिर मतलब दूसरे जो लोग थे उनके बीच में विभाजित किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा, सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली थी। 15 सीटें जो थी वो निर्दलीय प्रतिनिधियों के विजयी थे, जिनका दल नहीं था। रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से पृथक रखने का निर्णय लिया, इसलिए उनकी सीटें नहीं भरी गई। इसका मतलब है कि जो रियासतें थी, भारत की जो रियासतें थी, उन्होंने संविधान सभा क्या मतलब संविधान सभा से अलग ही रहे थे। वो उन्होंने किसी को अपने प्रतिनिधि वगैरह को किसी को नहीं भेजा था। संविधान सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन प्रमुख अस्थियों में महात्मा गांधी के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मतलब ये चीज़ है कि संविधान सभा में नहीं थे, तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 28 अप्रैल 1947, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों में प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद में अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया। बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल हुई। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो 9 दिसंबर 1946 केवल कितने 211 ही सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे, और क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। ये जापान की एक मतलब चली आ रही रीत है, वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य को ही क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने थे, और HS मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा की गई। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य
फिर से पढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में प्रस्तुत किया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और पास किया गया था, इसे स्वीकृत कब किया गया था सर्वसम्मति के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थी? तो भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा करेगा। भारत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा के द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएं होंगी तथा जिनके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियां इन राज्यों में निहित होंगी। ठीक है। भारत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा भारत। प्रावधान किए गए थे ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या सबसे पहला क्या था वैसे? भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा, एकदम स्वतंत्र होगा, अपने फैसले खुद लेगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक क्या होगी? संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये चारों। दूसरा, भारत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी संविधान सभा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाएं होंगी, जिनके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी और संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों के अलावा सारी शक्तियां इन राज्यों में निहित होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत को सभी शक्तियां और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होंगी। कहाँ से? भारत की जनता से प्राप्त होंगी। भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता होगी, समानता होगी, समता होगी और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभुत्व अधिकारों की अखंडता बनाए रखी जाएगी। इस देश को दुनिया में अधिकार और सम्मानित स्थान दिया जाएगा। साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण इच्छुक योगदान दिया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ इसमें? संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। संविधान सभा एक विधायी निकाय बन गया जो कि संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार था। संविधान सभा के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, एक विधायिका के रूप में जीवी मालवंकर की अध्यक्षता 26 नवंबर 1949 तक की। मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई थी उस समय। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर केवल 299 ही रह गई थी। समझ में आया हम लोगों ने क्या परिवर्तन किए थे? कि संविधान सभा जो है संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया कि हम अपने आप बनाएंगे और हम अपनी समझ से ही बनाएंगे संविधान को। संविधान सभा के द्वारा एक विधायी निकाय बन गया, एक विधायी निकाय बन गया। यानी संविधान सभा ये नहीं है कि लास्ट तक काम करेगी, बस संविधान बन जाएगा तो ये हट जाएगी। विधायी निकाय बन गया। एक संविधान सभा जो है वो बाद में उसने त्यागपत्र दी जब उनका काम पूरा हो गया। संविधान सभा एक विधायी निकाय बन गया जो कि संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है केवल। संविधान सभा के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और जीवी मावलंकर की अध्यक्षता के रूप में विधायिका बनाई गई। मुस्लिम लीग जो थी वो अलग हो गई थी, इसलिए 299 ही लोग रह गए थे लास्ट में। संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य क्या थे? तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में केवल संविधान सभा ने संविधान ही नहीं बनाया था, कुछ चीज़ें और भी। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया 24 जनवरी को, लेकिन 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में 1950 से 1951 से 52 में, यानी 1950 से 51-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा जब तक चुनाव नहीं हो गए थे हमारे 91-92 तक, तब तक भी इसने काम किया अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में। संविधान सभा की समितियां थीं कुछ, और जो मुख्य समितियां थीं उनको देख लेते हैं। प्रमुख समितियां: संघ शक्ति समिति जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों ही जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति तो बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान समिति प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति 5 उप समितियाँ। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, ठीक है, जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के अलावा जो आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बरदोई। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के ए.बी. ठक्करी। सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा। नॉर्थ ईस्ट उप समिति ए.बी. ठक्करी। और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय उप क्षेत्र उप समिति। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता करने के लिए प्रक्रिया नियम समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के समझौते से रिलेटेड प्रक्रिया नियम, और जवाहरलाल नेहरू प्रक्रिया नियम समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति जो हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लघु समितियां देखते हैं। वित्त और कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति डॉक्टर जेवी कृपलानी। जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो है एच वरदाचारी सभा के सदस्य नहीं थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुख्यायुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एच के डार सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी जो सभा के सदस्य नहीं थे। अभी हमने एक चीज़ और पढ़ा था, तदर्थ समिति। राष्ट्रध्वज समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, तदर्थ समिति। और नागरिकता पर जो तदर्थ समिति है वो एच वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एस वरदाचारी किसके अध्यक्ष थे? नागरिकता पर तदर्थ समिति। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, ठीक है। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। अब प्रारूप समिति
29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था। समिति सदस्य 7, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली टी कृष्णमाचारी। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में उनकी जगह ली। फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप और तैयार किया गया। संविधान का प्रभाव में आना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम संविधान प्रारूप पेश किया। संविधान पहली बार पढ़ा और 5 दिन तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हो गया। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संबंधी संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थी। संविधान का प्रवर्तन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 92, 93 में निहित नागरिकता हो गया, चुनाव हो गया, अंतरिम संसद हो गया, स्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान हो गए, संक्षिप्त दीर्घ शीर्षक हो गया 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस पर लागू हुए। संविधान को अपनाने के साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत सरकार अधिनियम 1937 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए। अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 को लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना, तो क्या क्या आलोचनाएं हैं? संविधान सभा की आलोचनाएं, प्रतिनिधि निकाय नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था। समिति जो सदस्य थे वो 7 थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और कितने सदस्य थे? 7 थे। तो देखते हैं कौन कौन से थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर उनकी जगह ली। अच्छा, यानी बी एल मित्र जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसके कारण? क्योंकि वो बीमार थे, इसलिए बी एल मित्र ने जब इस्तीफा दिया तब जाके एन माधवराव आए। टी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। टी कृष्णमाचारी किसकी जगह पे आए थे? खेतान की मृत्यु का। डीपी खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, उनकी जगह टी कृष्णमाचारी आए थे। फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप। ठीक है, पहला प्रारूप कब था? फरवरी 1948 में। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। और संविधान को अपनाने के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। पहले ये पढ़ते। संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया। अंतिम प्रारूप पेश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब किया? 4 नवंबर 1948 को। संविधान पहली बार पढ़ा गया और 5 दिन तक आम चर्चा हुई। संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निहित थी। ठीक है, तो क्या क्या था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2-3 फैक्ट हैं ये। सबसे पहले तो मतलब अंतिम प्रारूप जो पेश किया गया था वो 4 नवंबर 1948 को था। उसके बाद में 5 दिन तक आम चर्चा इस पर
हुई और पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1969। फिर दूसरी चर्चा जो है 15 नवंबर को 1948 से विचार होना शुरू हुआ और तीसरी जो चर्चा थी 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। जो दूसरा था वो सबसे बड़ा था, ठीक है। दूसरा उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में प्रस्तावना, मतलब जो लास्ट हमारा था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 ही हमारी अनुसूचियाँ थीं, जो कि अब 12 हैं। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया संविधान। 26 नवंबर 1949 को क्यों किया गया, क्योंकि ये हमने पहले से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में बना रखा था। संविधान का प्रवर्तन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और ये सारे जो कुछ 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 347, 49, 80, 88, ये सब जो नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, स्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, संक्षिप्त, ये जो मतलब जितनी भी चीज़ें थीं जो कि बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, ठीक है, ये हमारी उसी दिन लागू कर दी गई थी। 26 नवंबर नागरिकता, चुनाव, संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को लागू किए गए। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू किए गए थे, नवंबर में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ जो जरूरी अनुच्छेद थे ये पहले ही लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। जो बाकी थे वो हमारे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को किए गए थे लागू। पूरे तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान को अपनाने के साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1933 के सभी संविधान को अपनाने के साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। जितने भी अधिनियम थे 1947 के और 1935 के जितने भी प्रावधान थे उनको निरस्त कर दिया गया। अब केवल संविधान चलेगा हमारा, जो कि संविधान सभा के द्वारा बना गया। एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। केवल क्या लागू रहा था, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट। संविधान सभा की आलोचनाएं होती हैं कि कुछ आलोचनाएं, प्रतिनिधि निकाय नहीं है, ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, बस सीमित मताधिकार था, ठीक है, एकल संक्रमणीय उससे सिस्टम से चुनाव करवा लिया गया था, सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ, एक संप्रभु निकाय नहीं था, ये संप्रभु निकाय नहीं था क्योंकि इसका गठन जो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी। अमेरिकी संविधान केवल 4 महीने की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा, हिंदुओं का वर्चस्व रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये आलोचनाएं हैं, लेकिन ये सही सही नहीं है ये, क्योंकि हम इसका खंडित कर सकते हैं। हम लोग कैसे करेंगे कि एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ये बात सही है कि कुछ ही लोग मतलब पूरी तरीके से चुनाव नहीं हुए थे जैसे कि आज के टाइम पे होते हैं जनमत अधिकार। लेकिन उस समय इतना ना तो धन था ना वो व्यवस्था थी और चुनाव वगैरह करवाते तो बहुत समय लग जाता। तो इसलिए हम लोगों ने, लेकिन जब बाद में 1951 और 52 में जब चुनाव हुए थे तो वही लोग जीते थे जो कि संविधान सभा से थे इलेक्ट हुए थे, मतलब यही राजनेता। और जो लोग संविधान सभा में नहीं थे या उसके खिलाफ थे वो लोग बुरी तरीके से हारे थे। जैसे कि हमारी मुस्लिम लीग देख लीजिए, एक संप्रभु निकाय नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, भले इसका शासन, इसका जो गठन था वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था, लेकिन जो भी हम लोगों ने संविधान बनाया था उसमें इतनी सारी हम लोगों ने बैठकें की थी। संविधान बनाने के बाद भी जनता के सामने रखा गया था, जनता के सामने रखा गया और उसमें बहुत सारे सुधार जो है वो जनता के जरिए ही किए गए थे। और हम लोगों ने बहुत सारे मतलब हर एक समानता, समता, सब कुछ अपने हिसाब से ही बनाया है। भारत के लोगों के द्वारा, भारत के द्वारा ही शासन
के लिए बनाया गया था। इसमें डेमोक्रेसी का हमने पूरा ध्यान रखा। अमेरिकी की तुलना में संविधान जो है वो उसका अधिक समय लगा, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने सारे संविधान को पढ़ा, सारी दुनिया में से अच्छी अच्छी बातें संविधान में अपने में लेकर आए। समय लगा, 4 महीने में अमेरिका का संविधान बन गया था, लेकिन हमारे देश में 8 धर्म रहते हैं, इतने सारी जातियाँ, इतना सारा विभिन्नताएं हैं कि और हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करना, हर किसी के समानता को मतलब स्वतंत्रता को निश्चित करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम एक थोड़ा सा अच्छा टाइम लें। लेकिन हम लोगों ने जो बनाया था संविधान, वो आज के टाइम का सबसे अच्छा संविधान है। जैसा कि हम देखते हैं कि संविधान जो बहुत बार बदलते रहते हैं लोगों के, हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो इतने सालों से काम कर रहा है और उसमें हम लोगों ने एक संशोधन की प्रक्रिया रखी है, समय समय पर उसमें बदलाव किया जा सकता है। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, तो कांग्रेस का प्रभुत्व इसलिए रहा क्योंकि संविधान सभा में सभी ज़्यादातर जो थे वो कांग्रेस से ही रिलेट थे और अच्छे नेता थे। वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा, जितने भी पहले वकील मतलब संविधान सभा में ज़्यादातर वकील ही थे, और फिर हम लोग संविधान बना रहे हैं तो वकील तो होंगे ही। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सब मतलब किसी किसी को, जैसे आप खुद सोचिए ज्यूरिडिक्शन में अगर वकील ना हो तो ज्यूरिडिक्शन कैसे होगी। वकील का होना शायद हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, ताकि हम आज संविधान को उसको पढ़ पाते हैं, उसको जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, तो वकील हमारे लिए एक अच्छा का चीज़ थी हमारे लिए। ये हिंदुओं का वर्चस्व रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं का वर्चस्व रहा मतलब ये तो एक मिथ वाली बात है। मुस्लिम लीग और दूसरे धर्म भी हमारे आए थे, लेकिन बस जनसंख्या के आधार पर चुनाव किया गया था, जैसे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति आया हुआ था। तो इस तरीके से हिंदुओं का वर्चस्व रहा है, मतलब ये बोला जा सकता है कि ये केवल जनसंख्या के आधार पर था। अब एन मुखर्जी, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकर्ता चीफ ड्राफ्टमैन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सुलेख कैलीग्राफर। संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक लिखा गया। अच्छा, इटैलिक भाषा में लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। नंदलाल बोस और बिहुअर राम मोहन सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया। हिंदी संस्करण की सुलेख वसंत कृष्ण वैद, सजाया और प्रकाशित किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। हाथी संविधान सभा की प्रतीक की मोहर, हाथी जो था वो संविधान सभा का प्रतीक की मोहर जो थी। संविधान सभा की प्रतीक मोहर कौन सी थी? हाथी थी। मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था। हिंदी प्रारूप 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया, जिसने संविधान के अंतिम भाग यानी 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। थैंक यू।